अब हम आपको कुणाल शाह के बारे में बताना चाहते हैं। आप भी सोचेंगे कुणाल शाह कौन है। देखिए, आजकल पूरे देश में कुणाल शाह की बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि देश के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के सीईओ अब कुणाल शाह होंगे, जो कि एक भारतीय है। व्हाट्सएप आपके पास भी होगा। व्हाट्सएप के सीईओ अब कुणाल शाह हैं। कुणाल शाह एक भारतीय फिनटेक स्टार्टअप कंपनी क्रेड के फाउंडर हैं। आपने सुना होगा इस कंपनी का नाम, CRED, क्रेड। ये क्रेड के फाउंडर हैं। आज हम इस खबर के साथ एक सवाल को भी डिकोड करेंगे कि क्या ये एक फाउंडर का प्रमोशन है या कुणाल शाह ने भारतीय कंपनी को ग्लोबल बनाने का एक सुनहरा अवसर खो दिया। कुणाल शाह तो अपनी कंपनी के मालिक थे, फाउंडर थे अपनी कंपनी के, फिर एक दूसरी बड़ी कंपनी में कर्मचारी क्यों बन गए? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बिकने से नहीं बल्कि बाजार में टिकने से बनती हैं। सबसे पहले आपको इस खबर की 3 बड़ी बातें बताते हैं और इस खबर में आपके लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। पहली बात, मेटा अब क्रेड में 8,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा है। तो आप समझ लीजिए मेटा कौन है, जो व्हाट्सएप की मालिक है, जो इंस्टाग्राम की मालिक है, जो और जो फेसबुक की मालिक है। वो कंपनी अब क्रेड में 8,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। और क्रेड किसकी कंपनी है? वो है कुणाल शाह की कंपनी। दूसरा, मेटा के निवेश के बाद क्रेड का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो 43,239 करोड़ रुपए हो गया है। तीसरा, कुणाल शाह अपनी ही कंपनी क्रेड के सीईओ नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी जगह एक नए इंटरिम सीईओ को चुन लिया गया है। और अब कुणाल शाह जो हैं वो अपनी कंपनी को छोड़कर किसी दूसरे की कंपनी में सीईओ बन जाएंगे और एक कर्मचारी की तरह काम करेंगे। सबसे खास बात यह है कि कुणाल शाह ने किसी IIT से पढ़ाई नहीं की, किसी IIM से पढ़ाई नहीं की और ना ही वो कोई इंजीनियर है। उन्होंने फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया है। क्योंकि हमारे देश में ये अक्सर सोचा जाता है, कहा जाता है कि अगर इस तरह की किसी फिनटेक कंपनी को बनाना है या किसी टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ बनना है तो आपको इंजीनियर होना चाहिए, IIT में आपने पढ़ाई की हो या फिर आपने MBA किया हो किसी बहुत बड़ी संस्था से। लेकिन इन्होंने तो फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया है। इसके बावजूद उन्होंने भारत में 2 बहुत बड़ी फिनटेक स्टार्टअप कंपनियां बनाई। भारत के डिजिटल पेमेंट और फाइनेंस को लेकर उनका अनुभव बहुत लंबा है। कुणाल शाह ने वर्ष 2010 में फ्री चार्ज नाम से डिजिटल पेमेंट ऐप बनाया और वर्ष 2015 में इस ऐप को उन्होंने स्नैपडील नाम की कंपनी को लगभग 2800 करोड़ रुपए में बेच दिया। उस समय यह भारत के स्टार्टअप की दुनिया में सबसे बड़ी डील्स में से एक थी। 2800 करोड़ बहुत पैसा होता है। इसके बाद कुणाल शाह ने वर्ष 2018 में एक और कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था क्रेड, और उस कंपनी को भारत के सबसे चर्चित फिनटेक ब्रांड्स में उन्होंने बदल दिया। क्रेड एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो क्रेडिट कार्ड्स रखने वाले ग्राहकों को उनकी बिल पेमेंट, रिवॉर्ड्स, UPI और लोन जैसी सर्विसेज देता है। लेकिन आज भी भारत में ज्यादातर लोग क्रेड को उसकी सर्विसेज की बजाय उसके अनोखे और चर्चित क्रिएटिव विज्ञापनों की वजह से जानते हैं, उसके मार्केटिंग कैंपेन की वजह से जानते हैं। क्रेड के विज्ञापनों में देश के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स और दूसरे मशहूर चेहरे नजर आते थे। राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, अनिल कपूर और बाहुबली फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली सहित कई नामी हस्तियां क्रेड का विज्ञापन कर चुकी हैं। आज मैं आपसे पूछूं कि क्रेड क्या करती है, आप में से ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होगा कि क्रेड कंपनी क्या करती है। लेकिन आप ये कहेंगे कि नाम हमने जरूर सुना है इसका, पर हमें यह नहीं पता कि यह क्या करती है। किसी भी कंपनी की असली ताकत उसके विज्ञापन नहीं, उसकी कमाई होती है। और यही क्रेड का यहां पर प्रदर्शन जो है वो थोड़ा कमजोर दिखता है। आज भारत में क्रेड के 1,70,00,000 मंथली एक्टिव मेंबर्स हैं। आज हमारे देश में कुल क्रेडिट कार्ड पेमेंट का 40% क्रेड के जरिए ही होता है। अगर क्रेड की पिछले 3 वर्षों की बैलेंस शीट को देखें तो इस कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसका मुनाफा नहीं बढ़ रहा, क्योंकि कमाई से ज्यादा यह कंपनी खर्च कर रही है। वित्त वर्ष 2025 में इस कंपनी को 2,735 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला, लेकिन 1,457 करोड़ रुपए का घाटा इसको मिला। यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या यह कंपनी अब और बड़ी नहीं हो सकती थी? इसीलिए एक फाउंडर जिसने इस कंपनी का निर्माण किया, जिसकी कीमत आज 43,000 करोड़ रुपए है,
इस कंपनी के फाउंडर एक दूसरी कंपनी में जाकर एक कर्मचारी बन गए। मतलब एक कंपनी का मालिक दूसरी कंपनी में कर्मचारी बन गया। और एक घाटे वाली कंपनी के फाउंडर को मेटा ने आखिर क्यों चुना 8,500 करोड़ इसमें इन्वेस्ट करने के लिए? तो उसका भी एक कारण है। व्हाट्सएप दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप है, आप जानते हैं, और पूरी दुनिया में इसके 300 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। इसमें से लगभग 29% यानी 85 करोड़ से ज्यादा यूजर्स भारत में हैं। आज व्हाट्सएप के लिए भारत सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बाजार है। मेटा भारत में व्हाट्सएप से अब भी उतना पैसा नहीं कमा पा रहा जितना फेसबुक और इंस्टाग्राम से कमाता है। और मेटा की तकलीफ यही है कि फेसबुक एक फ्री का ऐप बनकर रह गया है। हम फ्री में माफ कीजिएगा, व्हाट्सएप एक फ्री का ऐप बनकर रह गया है। आज हमारे सबके पास व्हाट्सएप है, हम इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन पैसा नहीं देते। ये ऐप फ्री है। अब कंपनी चाहती है कि हम कब तक फ्री में आपको ये सर्विस देते रहें। मेटा कई वर्षों से लगातार कोशिश कर रही है कि व्हाट्सएप सिर्फ चैट करने का ऐप ना रहे, बल्कि लोग इससे एक दूसरे को पैसा भेजें, इसके जरिए शॉपिंग करें और दूसरी वित्तीय सेवाओं में भी इसका इस्तेमाल करें। और मेटा ये भी चाहता है कि इसका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, यानी ये मुफ्त में ना मिले। मेटा को व्हाट्सएप के लिए एक ऐसे सीईओ की तलाश थी जो ये समझ सके कि भविष्य में व्हाट्सएप को बड़ा और ज्यादा उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है और इससे कैसे पैसा कमाया जा सकता है। मार्क जकरबर्ग व्हाट्सएप को एक पेड ऐप बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं अब फ्री के जमाने खत्म हो गए, अब इससे पैसा कमाओ। ऐसे में कुणाल शाह का अनुभव उनके बेहद काम का है। और दूसरी बात यह, भारत इतना बड़ा बाजार है, तो जब एक भारत का व्यक्ति व्हाट्सएप का सीईओ बनेगा तो वो व्हाट्सएप का चेहरा बन जाएगा, जिससे भारत के लोग शायद इसके साथ एक और जुड़ाव महसूस करेंगे। एक तरह से कुणाल शाह के सीईओ बनने पर व्हाट्सएप का भारतीयकरण हो चुका है, आप ये कह सकते हैं। कुणाल शाह के व्हाट्सएप के सीईओ बनने की खबर के बाद कई लोग उनकी तुलना सुंदर पिचई या सत्य नडेला से भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले यह समझिए कि कुणाल शाह को मेटा कंपनी का सीईओ नहीं बनाया गया है। मेटा के पास फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं और इस समय मेटा कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो है 133 लाख करोड़ रुपए, जबकि कुणाल शाह को सिर्फ मेटा के एक प्रोडक्ट व्हाट्सएप की जिम्मेदारी दी गई है। सुंदर पिचई पहले गूगल और बाद में अल्फाबेट के सीईओ बने और आज अल्फाबेट कंपनी की कीमत 408 लाख करोड़ रुपए है। वो बहुत बड़े आदमी है। जबकि सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वैल्यूएशन भी 260 लाख करोड़ रुपए का है। सुंदर पिचई और सत्य नडेला दोनों एक पूरी की पूरी कंपनी का नेतृत्व करते हैं, जबकि कुणाल शाह सिर्फ बड़ी कंपनी के एक प्रोडक्ट का नेतृत्व करेंगे और यह अंतर बहुत बड़ा है। इसीलिए कुणाल शाह की तुलना सुंदर पिचई या सत्य नडेले से नहीं की जा सकती, हालांकि यह तब भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। भारत में आपको बहुत बड़े बड़े अच्छे इंजीनियर्स और मैनेजर्स तो मिल जाएंगे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत के लोग सीईओ हैं, सीएफओ हैं, कोडर्स हैं और बहुत महत्वपूर्ण बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज एक बड़ा सवाल ये भी है कि भारत के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, भारत के जो फाउंडर्स हैं, ये मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क और जेफ बेजोस जैसे ग्लोबल टेक एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं बन पा रहे? ये इतने बड़े क्यों नहीं बन पा रहे? इनकी सोच इलॉन मस्क की जैसी क्यों नहीं बन पा रही? अक्सर भारत में जब कोई स्टार्टअप बड़ा होने लगता है तो उसे उसके फाउंडर्स पहले ही बेच देते हैं। आपको याद होगा हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटिया ने अपनी ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को बेच दी थी। इसी तरह से फ्लिपकार्ट को सचिन बंसल और बेनी बंसल ने शुरू किया, लेकिन आज इस कंपनी में 80% हिस्सेदारी अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी वॉलमार्ट की है। भारत में कई स्टार्टअप कंपनियों की कहानी बताती है कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स शानदार कंपनियां तो बना देते हैं, लेकिन अक्सर वो उन्हें दुनिया की बड़ी कंपनियों में तब्दील करने से पहले ही बेच देते हैं। कई बार बड़ी विदेशी कंपनियां तेजी से बढ़ रही इन छोटी कंपनियों को खरीद भी लेती हैं। उसके बाद वो कंपनियां पहले जैसी आगे नहीं बढ़ पाती और यही कारण है कि भारत में बहुत कम ऐसी कंपनियां बन पाती हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को चुनौती दे सके। हमारे देश में जैसे इन्फोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी आईटी कंपनियां भी बनी हैं, जिसके ग्राहक अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन इन्फोसिस और टीसीएस के फाउंडर्स ने कभी भी इन कंपनियों में इनको बेचा नहीं और कभी भी किसी दूसरी कंपनी में कर्मचारी बन के काम करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने खुद अपने ऊपर और अपनी कंपनी पर भरोसा किया। इसीलिए आज ये जो कंपनियां हैं ये बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां बन पाई हैं। तो इसमें ये एक बड़ी सीख है और ये हमारा टेक है।
मैं ये नहीं कह रहा कि कुणाल शाह की उपलब्धि कोई कम है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है किसी भी भारत के लिए या भारतीय के लिए। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि एक कंपनी का मालिक अब दूसरी बड़ी कंपनी में कर्मचारी भी बनने वाला है।